हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो यार, अपने इंडस्ट्री में, अपने सेक्टर में एक मार्केट लीडर, उसके ऊपर से इतने अच्छे वैल्यूएशंस और उसके ऊपर से इतने अच्छे फंडामेंटल्स, काफ़ी ज़्यादा रेयर सिनारियो होता है कि ऐसी कोई कंपनी जो इतनी ज़्यादा अच्छी ग्रोइंग कंपनी है एक फेयर वैल्यूएशन पे, और वो मार्केट लीडर भी है, वो अपना आईपीओ लेके आ रही है। और साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि जिस जिस लोगों को जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना होता है, क्योंकि लिस्टिंग गेन्स चाहिए होते हैं, तो वो लोग के लिए भी ये आईपीओ डेफिनेटली कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ ला सकता है। तो चलिए गाइज, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में हम लोग करेंगे ट्राइबल फूड सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस। अभी सबसे पहले अगर हम लोग आईपीओ की डेट्स देख लेते हैं, तो डेट्स है 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक। 10 जुलाई को अलॉटमेंट हो जाएगी, 11 जुलाई को रीफंड्स और डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, 14 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगी। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो ये ऑलरेडी प्री स्प्लिट है, 1 रुपये की फेस वैल्यू पर आ रहा है। 1045 से लेके 1100 रुपये का प्राइस बैंड है। अगर अप्लाई करना है तो 1100 रुपये पर ही अप्लाई करेंगे। 13 शेयर्स का एक लॉट बन रहा है, तो डेफिनेटली इसके अंदर अपने को जो अलॉटमेंट अगर होगी तो लॉट अपने को, मतलब शेयर्स अपने को कम मिलेंगे, 13 शेयर्स ही मिलेंगे। अभी सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट क्या लगा मुझे फिलहाल, तो जो ऑफर फॉर सेल है, जो पूरा का पूरा इशू साइज है, वो पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रमोटर्स अपना माल बेच के जा रहे हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से मैं इसको इतना भी नेगेटिव पॉइंट नहीं कहूँगा, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और टोटल इशू साइज कितना है, 2000 करोड़ का। तो 2000 करोड़ कंपनी पैसे मांग रही है, बट 1 रुपया भी कंपनी के जेब में नहीं जाएगा, सब कुछ जाएगा प्रमोटर्स के पास। ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर कुछ और डिटेल्स देखेंगे, तो क्यूआईबी को मिलेगा 50%, रिटेल को मिलेगा 35% और एचएनआई को मिलेगा 15%। रिटेल कैटेगरी में आपको एक लॉट पड़ेगा 14,300 का, मैक्सिमम आप 13 लॉट ले सकते हो। जैसे ही आपका 14 लॉट से ऊपर आप लोगे तो आप एचएनआई कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है। एचएनआई कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी कोई भी आपको लॉक इन पीरियड नहीं है, ना ही कोई भी एडिशनल सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है इसके अंदर। ठीक है। अभी जैसा कि मैं बता रहा था कि ऑफर फॉर सेल है पूरा का पूरा टोटल इशू, तो इसके अंदर ज़रूरी नहीं है ये बुरा है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर, इसके पहले जितनी भी मतलब जो भी ये कंपनी थी आईपीओ के पहले अभी तक, पूरा का पूरा कि ये प्रमोटर्स के पास ही 100%। तो ऑब्वियसली अभी ये लोग आईपीओ ला रहे हैं, तो इसके लिए ये लोग अपने शेयर्स बेच रहे हैं, और थोड़ा बहुत जो भी ये लोग अपना मुनाफा कवर कर रहे हैं यहाँ पर। तो 86% उसके बाद बचेगा आईपीओ आने के बाद। तो तभी भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है प्रमोटर का, मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग अपना पूरा कंपनी बेच के जा रहे हैं, सिर्फ 30-40% का माल ये लोग के पास पड़ा है। ये लोग के पास अच्छा खासा स्टेक अभी भी पड़ा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। तो इसके लिए जो ऑफर फॉर सेल वाला जो क्राइटेरिया था, उसको हम लोग फिर भी थोड़ा साइड में रख सकते हैं। अभी अगर हम लोग यहाँ पर कंपनी की बात करेंगे, ठीक है, कंपनी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कंपनी शुरू हुई थी 2007 में। ठीक है। अभी ये क्या करती है, ये इंडियन एयरपोर्ट ट्रैवल क्विक सर्विस रेस्टोरेंट और लॉन्च को ऑपरेट करती है। ठीक है। यह उन लोग का बिजनेस क्यूएसआर यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट और लॉन्च का है। ठीक है। द कंपनीज एफ एन बी ब्रांड पोर्टफोलियो कंप्राइजिंग 117 पार्टनर एंड इन हाउस ब्रांड। तो ये लोग के अलग अलग पार्टनर्स भी है। ठीक है, 117, और उसी 117 में ये लोग के इन हाउस ब्रांड भी है, यानी कि खुद के ब्रांड्स भी है। ठीक है। इज इन ऑपरेशन ऑफ 397 ट्रैवल क्यूएसआर्स अक्रॉस इंडिया एंड मलेशिया। तो ये दो जगह पे काम करते हैं, इंडिया में भी और मलेशिया में भी। ठीक है। और ये लोग के टोटल 397 है, मतलब 117 तो ये लोग के पार्टनर और खुद के ब्रांड्स हो गए, बट ये लोग के जो वो है, क्या बोलते हैं, यूनिट्स, वो 397 यूनिट्स है इंडिया और मलेशिया में। ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये लोग का क्या है, ये लोग का क्यूजिन्स है, ब्रांड्स है, फॉर्मेट्स है, अलग अलग क्यूजिन्स, ब्रांड्स और फॉर्मेट्स में ये लोग ने काम किया। जैसे कि मान लो, अगर ये लोग का फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट एक मैकडोनल्ड्स है, तो दूसरा क्लाइंट बर्गर किंग नहीं होगा, क्योंकि वो लोग सेम ही है ना, मतलब बर्गर तो सब में ही है। तो मान लो जैसे एक में मैकडोनल्ड्स हो गया, दूसरे में डोमिनोज हो गया या पिज़्ज़ा हट हो गया, तो अलग अलग क्यूजिन्स हो गए, या किधर कोई और दूसरे रेस्टोरेंट्स आ गए जिसके अंदर इंडियन या मुगलाई खाना मिलता होगा। तो वैसे अलग अलग क्यूजिन्स है, ब्रांड्स है, और लोग का फॉर्मेटिंग भी अलग अलग है। ठीक है। और ऊपर से ये लोग का मेन क्या है, क्यूएसआर है, तो ये लोग को फटफट ये लोग को ऑर्डर फुलफिल करके देना है, ताकि उधर ज़्यादा ऐसा बैठ ज़्यादा टाइम
टाइम स्पेंड ना करें, वो लोग का खाना ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता है, सिर्फ वो लोग को पैकेज करके कस्टमर को सर्व करना है। जैसे अगर आप लोग एयरपोर्ट पे अगर कभी कुछ ऑर्डर किए होगे तो आप लोगों को समझा ही होगा, ठीक है। अब ये लोग का जो लाउंज बिजनेस है वो क्या, ये लोग का डेजिग्नेटेड एरिया है एयरपोर्ट टर्मिनल्स के पास, और ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये फर्स्ट एंड बिजनेस क्लास पैसेंजर लोग के लिए प्राइमरीली एक्सेसिबल है, ठीक है। और वैसे भी जो लाउंज एरिया होता है वो यूजुअली वो लोग का ही होता है जो लोग के पास क्रेडिट कार्ड ऑफर रहते हैं, डेबिट कार्ड ऑफर्स रहते हैं, या फिर कोई ऐसे जो हाई एंड पेइंग कस्टमर्स रहते हैं, बिजनेस क्लास कस्टमर हो गए, फर्स्ट क्लास कस्टमर हो गए, वो लोग ही यूजुअली लाउंज सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो लाउंज सर्विसेज और ये लोग के QSR है, ये इंडिया में 14 एयरपोर्ट में अवेलेबल है और 3 एयरपोर्ट में मलेशिया में अवेलेबल है। टोटल 17 एयरपोर्ट्स में ये लोग का पूरा काम चल रहा है। इंडिया में कौन कौन से एयरपोर्ट है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई। तो डेफिनेटली बड़े बड़े एयरपोर्ट्स है, ऐसा नहीं कि कोई भी छोटे मोटे एयरपोर्ट में ये लोग ने अपना धंधा बनाया है। अभी जून 30 2024 तक, पिछले साल की बात है, 1 साल पहले की बात है, तब तक ये लोग का जो दिल्ली के साथ वो टाइप था, वो 14 साल से लोग दिल्ली में ऑपरेट कर रहे हैं, मुंबई में 15 साल से, बेंगलोर में 5 साल से और चेन्नई में 11 साल से। तो इससे ये समझ में आता है कि ये लोग का जो पार्टनरशिप है वो भी एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। ऐसा नहीं कि ये लोग ने 2-3 साल ऑपरेट करा, वहाँ पर लॉस हुआ या फिर एयरपोर्ट को रेवेन्यू नहीं मिला, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वहाँ पर जो ये लोग का डील है वो बना नहीं आगे। तो ये डेफिनेटली अच्छी बात है कि ये लोग का प्रेजेंस अच्छा खासा है, काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से है। और आप देखोगे बिजनेस ही, मतलब 2007 से अभी 2025 चल रहा है, 18 साल पुराना बिजनेस है, जिसमें ये लोग ने मुंबई और दिल्ली जैसे एयरपोर्ट पे 15 और 14 साल निकाल लिए। यानी कि स्टार्टिंग के 2-3 साल शायद स्ट्रगल रहा रहेगा, उसके बाद ये लोग का एक कंटिन्यूस पार्टनरशिप रहा है इन सारे एयरपोर्ट्स के साथ, ठीक है। अभी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, जैसे कि मैंने कहा मार्केट लीडर है, लीडिंग प्लेयर इन द ट्रैवल QSR एंड लाउंज सेक्टर्स इन इंडियन एयरपोर्ट्स, ठीक है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ पार्टनर F&B ब्रांड्स, F&B का मतलब होता है फूड एंड बेवरेजेस ब्रांड, फ्रेंचाइज फ्रॉम हाई क्वालिटी ब्रांड पार्टनर्स एंड इन हाउस F&B ब्रांड्स, ठीक है। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रैवलर प्रेफरेंसेस विद अ फोकस ऑन डिलीवरिंग अ क्वालिटी कस्टमर एक्सपीरियंस। तो डेफिनेटली जैसे आप एयरपोर्ट पर रहते हो तो काफ़ी ज़्यादा आप ऐसा नहीं कि बैठ के 2-3 घंटा बैठ के आराम से खा पी सकते हो, मज़े मार सकते हो। काफ़ी लोग होते हैं जो लोग बोर्डिंग टाइम के पहले आ जाते हैं, 4-5 घंटे पहले। काफ़ी लोग होते हैं जो 2 घंटे पहले आते हैं, 1 घंटे पहले आते हैं। तो वो लोग का ऐसा है कि फटफट कुछ खा के हम लोग निकल जाए, बाकी हम लोग का जो एयरपोर्ट में काम है वो सब काम निपटा है ना। तो इसके लिए वो लोग को वो सब चीज़ ध्यान में रखते हुए ये लोग को वैसा है कि भाई कौन से ट्रैवलर्स लोग या कौन से कस्टमर्स लोग हमारे इस सेक्टर के बिजनेस को आ सकते हैं, कौन से ट्रैवलर्स हमारे ये ब्रांड की तरफ जा सकते हैं, वो लोग ने उस तरीके से उस लोग को डिज़ाइन और वो लोग का क्वालिटी मेंटेन करा है, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम सपोर्टेड बाय हर सिनर्जिस्टिक पार्टनरशिप विद SSP एंड के हॉस्पिटैलिटी। तो ये लोग के जो प्रमोटर है ये लोग के हॉस्पिटैलिटी, अगर आप इधर देखोगे इधर SSP फाइनेंसिंग लिमिटेड है, और ये लोग का ये के हॉस्पिटैलिटी भी ये लोग का प्रमोटर्स में ही है। हॉस्पिटैलिटी मतलब बेसिकली जो होटल इंडस्ट्रीज जो सब होते हैं वो सब हॉस्पिटैलिटी में आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर आप कस्टमर्स को मैनेज कर रहे हो फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस में, तो कहीं ना कहीं आपका होटल इंडस्ट्री का थोड़ा बहुत एक्सपोजर तो होना ही है, क्योंकि आप टेक्निकली तो वही सेक्टर में हो, करेक्ट। बट ये लोग का थोड़ा ज़्यादा नीश है, क्योंकि ये लोग स्पेसिफिकली सिर्फ एयरपोर्ट्स पे अवेलेबल है और कहीं पे भी नहीं। तो एयरपोर्ट्स पे जितने भी ये लोग के QSRs है और जितने भी ये लोग के इन हाउस ब्रांड्स है, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट्स पर है और कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे। अभी सबसे अच्छी बात अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स को रीड करते हैं, बट उसके पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ये लोग का 2024 से 2025 के बीच में रेवेन्यू 21% बढ़ गया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 27% बढ़ गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है, एक ग्रोइंग बिजनेस है डेफिनेटली। अभी फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं तो फुल ईयर पहले एसेट्स थे 1300 करोड़ के, फिर लगभग 1700 करोड़ हो गए और 1900 करोड़ के अभी एसेट्स है लोग के पास। तो डेफिनेटली एसेट्स में तो जंप आ रहा है, यहाँ से यहाँ में ज़्यादा जंप नहीं आया, बट फिर भी अगर देखा जाए जंप तो है, ठीक है। मतलब उसमें भी 10-12% का हाइक तो है। 1100 करोड़ का रेवेन्यू था पहले, फिर 1450 करोड़ का रेवेन्यू और अभी 1750 करोड़ का रेवेन्यू। तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ में भी 300 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ गया है, जो कि ये लोग ने बताया 21%, जो कि मोटा मोटी वो इतना ही होता है।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 250 करोड़ का प्रॉफिट था 1100 करोड़ की सेल पर, मतलब अगर देखा जाए तो 23-24% के आसपास का। फिर यहाँ पर 1400 करोड़ पे 300 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब यहाँ पर भी 20-21% के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन। और यहाँ पर 1750 करोड़ पे 380 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो मोटा मोटी वही 22-23% के आसपास में चल रहा है। तो ये लोग का अच्छी बात यह है कि ये लोग का जो प्रॉफिट है वो कम नहीं हो रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम नहीं हो रहा है, वो उतना ही मेंटेन करे है लोग ने 20-22% के आसपास। बुरी बात ये कह सकता हूँ कि ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा नहीं है, बट अगर हम लोग इसको देखेंगे, अगर टेक्निकली अगर मैं सोचूं तो ये बुरा नहीं है, क्योंकि बाकी सारी इंडस्ट्री में कैसा है कि आप धीरे धीरे प्राइस बढ़ा सकते हो। एयरपोर्ट्स पे ऑलरेडी खाना वो सब इतना महंगा मिलता है, ज़्यादातर लोग वैसे भी नहीं खरीदते, ठीक है। जो लोग खरीदते हैं वो लोग को प्रीमियम देने के लिए रेडी है। तो अगर ये लोग और भी ज़्यादा करेंगे तो शायद ये लोग का बिजनेस नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है, अगर ये लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो, ठीक है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ठीक ठाक है, मतलब ऐसा कुछ बुरा नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर बढ़ता तो और ज़्यादा अच्छा हो सकता था, ठीक है। बट अच्छी बात यह है कि ये लोग ने मेंटेन करा है 20% के ऊपर। इबिटा की बात करेंगे तो पहले 450 करोड़ था, फिर 550 करोड़, और अभी 675 करोड़ के आसपास इबिटा है, ठीक है। रिजर्व्स की बात करेंगे तो 650 करोड़, 870 करोड़, और अभी 1040 करोड़। बोरिंग तो 31 करोड़ थी, फिर 63 करोड़, और अभी तो बोरिंग्स दिखाई नहीं रहा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल्स तो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अभी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी केपीआई की बात कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट अगर नंबर यहाँ पर दिखा है तो आरओई और आरओसीई का। अभी आरओई और आरओसीई दोनों के ऊपर वीडियो है चैनल पर, आप वो जाके देख सकते हो। बट अगर आपको बताऊँ, आरओई 35.5% का है, आरओसीई 51% का। मुझे लास्ट शायद ही कोई कंपनी याद आती होगी जिसका आरओसीई 50% के ऊपर है और साथ ही साथ आरओई भी 35% के ऊपर है। बहुत ही कम कंपनीज ऐसी होती है, वन ऑफ द रेयरेस्ट कंपनीज है जिसका आरओई और आरओसी इतना ज़्यादा अच्छा है। पैट मार्जिन की बात करेंगे तो 21.5% का पैट मार्जिन है, इबिटा 40% के ऊपर है। प्राइस टू बुक वैल्यू 18.5 का है, 18.25 का, ठीक है, जो कि थोड़ा हाई है। बट अगर अगेन जैसे मैं इंडस्ट्री के हिसाब से बात करूं तो इंडस्ट्री के हिसाब से मुझे ठीक ठाक लग रहा है, इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड मैं इसको नहीं कहूँगा, फेयरली वैल्यूड कहूँगा। बट इन जनरल टर्म्स के हिसाब से ये डेफिनेटली हाई है, ठीक है। ईपीएस की बात करेंगे तो प्री आईपीओ इसका ईपीएस 22 का है, पोस्ट आईपीओ ये शायद 27 का होगा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। पीई रेशियो की बात करेंगे तो 48 का है। अगेन जनरल मार्केट टर्म्स में जिसको नहीं पता है कि भाई पीबी रेशियो या पीई रेशियो इंडस्ट्री वाइज या सेक्टर वाइज भी देखना होता है, तो पहले तो आप मेरा पीई और पीबी रेशियो वाला वीडियो देख लेना, आप लोगों को समझ में आएगा। और अगर सिर्फ जनरल किसी को भी बोलना है पीई इसका 48 है तो वो बंदा ये सोचेगा अरे बहुत ज़्यादा हाई पी है। बट अगर इंडस्ट्री वाइज देखेंगे तो पीई डेफिनेटली लो है या फेयरली वैल्यूड है। अभी ऑब्जेक्टिव्स की हम लोग बात नहीं करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये जो इसका ये है, पैसे तो कंपनी के पास नहीं जा रहे, ये पूरा पैसा प्रमोटर के पास जा रहा है। अभी हम लोग एक काम करते हैं, इसके ऊपर ना हम लोग पीयर एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पर मुझे 27 का ईपीएस दिखा रहा है, तो इसके लिए मैंने बोला कि शायद पोस्ट आईपीएस 27 का ईपीएस हो जाएगा, ठीक है। ईपीएस में भी आप देखोगे सबसे अच्छा ईपीएस इसका ही है। पीई रेशियो में 48 था, ठीक है। 48 में भी अगर आप देखोगे सबसे अच्छा पीई रेशियो इसका ही है। पीबी रेशियो 18.20 का था। अभी यहाँ पर डेफिनेटली ये एक दो कंपनी है, सफायर फूड्स और रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, जिन लोग का पीबी रेशियो इससे कम है, बट बाकी सारी कंपनियों का 19, 18, 22, तो मोटा मोटी फेयरली वैल्यूड ही है। इतना ज़्यादा मैं इसको पीबी रेशियो के मुकाबले इतना ज़्यादा महंगा नहीं कंसिडर करूँगा, ठीक है। अभी बात करते हैं जीएमपी की, ठीक है। जीएमपी का जैसे कि मैंने बताया था कि जीएमपी वालों को भी इसके अंदर एक अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। तो आप देखोगे ऑलरेडी अभी आईपीओ लॉन्च नहीं हुआ है, 8.36% का इसके ऊपर परसेंटेज गेन मिल रहा है, पॉजिटिव गेन। और पैसे के हिसाब से बात करूँ तो 92 रुपीज़ का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस मतलब एडिशनल होगा, यानी कि 1192 के आसपास जीएमपी के हिसाब से बता रहा है। बट जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी जीएमपी को सिर्फ ध्यान में रखते हुए हम लोग को परचेज, बाइंग या सेलिंग डिसीजन नहीं बनाना चाहिए जब आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तब लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या ये अच्छा होगा नहीं होगा वो चीज़ें हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए।
अभी डेफिनेटली अच्छी बात क्या क्या है, रेवेन्यूज ग्रो कर रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेंटेन्ड है, बोरविंग्स नहीं है, रिजर्व्स भी अच्छे खासे मेंटेन्ड है, ROE बहुत ज़्यादा अच्छा है, मार्केट लीडर है, ये सबसे बड़ी बात है, और फेयरली वैल्यूड पे आ रहा है ये IPO। तो डेफिनेटली ये सब तो पॉजिटिव्स हो गए। रिस्क्स किधर किधर हो सकते हैं, अभी जैसे मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट में तो ये लोग ने 14-15 साल निकाल लिए, चेन्नई में 11 साल निकाल लिए, ठीक है। मलेशिया का कुछ एयरपोर्ट का इधर डिटेल दिया नहीं गया है, ठीक है। चैलेंजेस ये आएंगे कि अगर मान लो कोई भी एक एयरपोर्ट के साथ अगर लोग का टाई अप टूट गया, ठीक है, मान लो दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट, चेन्नई या कोलकाता बेंगलोर, किधर से भी अगर लोग का एक लीज लोग के ख़त्म हो गया, जो भी लोग का टाई अप रहता है, अगर वो टूट गया तो डेफिनेटली वहाँ पर लोग के रेवेन्यू इम्पैक्ट हो सकते हैं, वो एक चैलेंजेस होगा। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग को थोड़ा सा और ग्रोथ एक्सपेंशन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मलेशिया में ये लोग 3 एयरपोर्ट पे है, बट शायद मलेशिया में ये लोग को और एयरपोर्ट्स के साथ टाइप करना चाहिए। अभी मुझे नहीं पता कि उधर कितने एयरपोर्ट्स है, बट या तो फिर अगर उधर नहीं हो सकता तो ये लोग को और दूसरे रीजन में बनाने चाहिए, और भी अपने क्या बोलते हैं QSR बिजनेस को और थोड़ा एक्सपांड करना चाहिए, ताकि थोड़ा ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कल को अगर इंडिया में टैक्सेस आ गए, मतलब मान लो जैसे कि जैसे ये लोग एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं QSR वो सब बिजनेस पे, अब ये लोग प्रीमियम चार्ज करते हैं, मान लो अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप XYZ टैक्स देते हो, अभी आपका वो टैक्स 15% बढ़ गया या 10% बढ़ गया, तो ये लोग को डेफिनेटली रेवेन्यू में, सिर्फ रेवेन्यू में नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इम्पैक्ट हो सकता है, शायद रेवेन्यू में भी हो सकता है, ठीक है। तो वो वहाँ पर ये लोग को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लोग को टैक्स देना है तो शायद ये लोग उसके प्राइजेस बढ़ा देंगे, तो फिर शायद कस्टमर्स मतलब खाना बंद कर देंगे या कम कर देंगे, तो वो चीज़ भी हो सकती है। तो वो 1-2 फैक्टर मुझे रिस्क के लगते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर देखा जाए वो कुछ फैक्टर्स तो सारे बिजनेसेस में होते हैं। ओवरऑल बहुत ही अच्छा IPO है ये, डेफिनेटली मैं इसके अंदर अप्लाई करने का सोचूंगा, और इस IPO में मैं डेफिनेटली, मतलब ऐसा नहीं कि एक लॉट के साथ 2-3 लॉट के साथ मैं सोच सकता हूँ अप्लाई करने का, ताकि अगर मुझे मिलेगा तो ये डेफिनेटली एक अच्छा बाय होगा, क्योंकि फेयरली वैल्यूड है, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम ओवर वैल्यूड भी लग रहा है, सिर्फ फाइनेंशियल अच्छे लग रहे हैं, उसकी वजह से फाइनेंशियल सच है, मार्केट लीडर भी है, फेयरली वैल्यूड भी है। और अगर गलती से मुझे नहीं मिलता है ये IPO, तो डेफिनेटली मैं फिर सेकेंडरी मार्केट में, यानी कि जब लिस्ट हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको परचेस करने का देखूंगा। अभी तो फिलहाल मुझे सब कुछ सही लग रहा है, सिर्फ प्राइस अगर मेरे हिसाब से और 800-900 के आसपास रहता तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता था इस IPO में। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, कि क्या आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हो, नहीं करने वाले हो, कंपनी के बारे में क्या लगता है, इसके फ्यूचर के बारे में क्या लगता है, क्या इसमें लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जो भी है सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बता देना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।